जी सर। जी तो हम यहाँ थे। सबसे पहले क्या स्टार्ट हो रहा है, हमारा पहला काम स्टार्ट। कोई भी काम करना होता है तो उसका पहला स्टेप स्टूडेंट एल्गोरिथम में स्टार्ट ही आप कहेंगे। देन उस पे प्रोसेस हो रहा है, प्रिंट करवा रहे हैं हम गैप क्लासेस। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टॉप। तो ये देखो ना स्टूडेंट, ये स्टेप्स का मजमूआ, ये देखो ना इसमें कितने स्टेप्स हैं, 3 है। ये स्टार्ट और स्टॉप तो हर में आएगा। स्टार्ट का मतलब यहाँ स्टार्ट हो रहा है एल्गोरिथम, और स्टॉप का मतलब यहाँ रुक रहा है, और ये चीज प्रोसेसिंग हो रही है एक्चुअल हमारी। तो ये जो स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, इन्हीं स्टेप्स को इकट्ठा कंबाइन करोगे, एक सेट बनाओगे, तो ये स्टेप्स का जो सेट है, यही चीज मेरे बेटे एल्गोरिदम है। इसको आप एल्गोरिदम कहते हैं। समझ आ गई? अब मैं यस थोड़ा सर। सा वो फ्लो चार्ट की तरफ आपको ले आता हूँ। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। फ्लो चार्ट क्या होते हैं? फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। स्टूडेंट, एल्गोरिदम की आपको समझ आ गई। कोई भी काम करना है तो उस काम के करने के जो स्टेप्स हैं, उस चीज को आप एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है? तो जो स्टेप्स हैं वो एल्गोरिदम है, आर ऑफ अ पोर्शन ऑफ एन एल्गोरिदम। तो फ्लो चार्ट क्या है यहाँ? फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ्स होती हैं, इसमें सिंबल्स होती हैं। जो काम आपने एल्गोरिदम में स्टूडेंट किया, आपने एल्गोरिदम में क्या थे, स्टेप्स थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। वही स्टेप्स जो हैं आपके, वो यहाँ ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे। तो उस चीज को आप फ्लो चार्ट कहोगे। फ्लो चार्ट भी आपका एक ग्राफिकल फॉर्म में एक एल्गोरिदम है, और ये गाइडलाइंस होती हैं, ग्राफिकल शक्ल में बताया जाता है। एक हमें फ्लो चार्ट मिलता है, ग्राफ। जैसे मैंने वो कल लेक्चर दिया तो उसमें मैंने स्टेटमेंट 1 बनाई थी, फिर कंडीशन 2 और फास्ट बनाई थी, एरोज बनाई थी ना। वो चीज आपकी जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वही चीज आपकी फ्लो चार्ट है। ये एल्गोरिदम से पहले एल्गोरिदम बनते हैं, देन फ्लो चार्ट बनता है। तो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट, इन दोनों को देख के जो प्रोग्रामर है उसको आसानी हो जाती है, उसे पता चल जाता है मैंने करना क्या है। ये दोनों की पॉइंट्स होते हैं, दोनों चीजें गाइडलाइंस होती हैं। एल्गोरिदम भी उसके लिए गाइडलाइन है, और फ्लो चार्ट भी एक प्रोग्रामर के लिए गाइडलाइंस होती है। इन्हीं दोनों चीजों को देख के प्रोग्रामर जो है स्टूडेंट्स, वो प्रोग्राम अपना बनाता है, डेवलप करता है। फ्लो चार्ट्स आर ड्रॉन यूजिंग सर्टेन स्पेशल पर्पस सिंबल्स। इसमें स्टूडेंट सिंबल्स होती हैं फ्लो चार्ट के अंदर। सिंबल्स, ग्राफ्स भी कहते हैं। लाइक दैट, रेक्टेंगल है, इसकी ग्राफ होगी। रेक्टेंगल आप समझते हैं, मैथ भी आपको आती है। डायमंड, ये कंडीशन के लिए होती है, कल मैंने बनाई भी थी। और राउंडेड रेक्टेंगल होती हैं सर्कल फॉर्म में। स्मॉल सर्कल्स होते हैं कुछ इस तरह की, और भी एरोज होती हैं, फ्लो लाइंस होती हैं। ये चीजें मिलके जो है स्टूडेंट्स, वो आपका एक फ्लो चार्ट बना रही है। फ्लो चार्ट क्लियरली शो हाउ कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑपरेट। फ्लो चार्ट ये बता रहा होता है कि आपका जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो किस तरह ऑपरेट हो रहा है, किस तरह काम कर रहा है। कंट्रोल स्ट्रक्चर, मैंने स्टूडेंट कल भी बात हुई थी, ये एक प्रोग्राम में जो हिदायत लिखी होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो किस तरतीब में चल रही हैं। कल मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर कि एक तो इटरेटिव था, लूप वाला था कि लूप लगा होता है। दूसरा सीक्वेंशियल फॉर्म में कंट्रोल स्ट्रक्चर, एक सीक्वेंस में पहली लाइन चल रही होती है, फिर दूसरी लाइन चलती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, कोई लाइन स्किप नहीं होती। वो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है, और कोई लाइन उसमें जो है वो रिपीट भी नहीं हो रही होती। तो इसी तरह एक और हमने पढ़ा था, वो अपना सिलेक्शन स्ट्रक्चर था, जिसमें इफ स्टेटमेंट यूज होती है, इफ एल्स भी होती है, नेस्टेड भी होती है, और स्विचेस भी होती हैं। वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस मजीद करेंगे। तो बहरहाल स्टूडेंट्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ये प्रोग्राम को के बहाव को कंट्रोल करना, कि एक प्रोग्राम आपका कैसे चल रहा है, कौन सी लाइन पहले चल रही है, कौन सी बाद में चल रही है, कौन सी स्किप हो रही है, क्या कुछ स्किप हो भी रही है या नहीं हो रही। इस चीज को कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप जरा देखें, यही फ्लो चार्ट को मैंने थोड़ा सा ना उसके सिंबल्स बनाई हैं। ये स्टार्ट और स्टॉप, स्टार्ट के लिए भी और स्टॉप के लिए भी ये वाली सिंबल यूज होती है स्टूडेंट। इसे अव्वल भी बोलते हैं। और ये ना, ये एग एग फॉर्म में, यहाँ तो छोटी है, मतलब
बड़ी हो तो वो जरा इस तरह ना एग फॉर्म में होती है, इसे अव्वल भी बोलते हैं। स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज होती है स्टूडेंट। ये प्रोसेस के लिए ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली सिंबल यूज होती है प्रोसेस के लिए। ठीक है स्टूडेंट, जिसे आप रेक्टेंगल कहते हैं, मुस्ततील रेक्टेंगल, ये प्रोसेस के लिए यूज होती है। और डिसीजन लेना है, इसे डायमंड फॉर्म में, काइट फॉर्म में ये वाली सिंबल होती है डिसीजन लेने के लिए। इसमें कंडीशन स्टूडेंट होती है, कंडीशन ट्रू होगी, यस होगी तो और काम होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो और काम होगा। इसी वास्ते से इसमें डिसीजन होते हैं। ट्रू होने पे स्टेटमेंट और चल जाती है, फॉल्स होने पे आपका फ्लो और तरह पे चला जाता है, आपका कंट्रोल और साइड पे चला जाता है। तो ये आपकी जो सिंबल है डायमंड फॉर्म में, काइट फॉर्म में से डिसीजन कहते हैं सिंबल। इनपुट और आउटपुट, इनपुट लेनी है, कुछ इनपुट्स आपने देनी है कंप्यूटर्स में, उसके लिए ये आपकी पैरेललोग्राम जो है ये स्टूडेंट आपकी जो है ना वो यूज होती है सिंबल। आउटपुट के लिए भी ये, मतलब स्क्रीन पे कुछ शो करवानी है तो ये बहरहाल ना ग्राफ्स हैं, ये सिंबल्स, इन सिंबल्स को हमने यूज करना है। ये कनेक्टर है दो, ये फ्लो लाइंस हैं, इन फ्लो लाइंस को जोड़ने के लिए, फ्लो लाइंस को आपस में कनेक्ट कर एक लाइन बनाने के लिए ये कनेक्टर यूज होते हैं। तो ये मेजर ये चीज थी, और भी हैं, कमेंट्स के लिए भी होती हैं, और भी हैं यार 2-4, लेकिन ये आपके लिए ज्यादा मतलब ये हम यूज करते हैं। ये सिंबल्स मिलके हमारा एक फ्लो चार्ट बनता है। यहाँ मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ फ्लो चार्ट की। ये देखें, यहाँ फ्लो चार्ट मैंने बनाया, यहाँ फ्लो मतलब यहाँ फ्लो चार्ट मतलब प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो रहा है, और एल्गोरिथम में इसको स्टेप 1 कहेंगे स्टूडेंट, ये स्टेप 2 होगा, ये स्टेप 3 होगा, ठीक है, ये स्टेप 4 होगा, ये स्टेप 5। ये 5 स्टेप्स जो हैं इसको मैंने अब ग्राफ शक्ल में बना दिया है। इस ग्राफ शक्ल को हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम कहते हैं। और यही चीज आपकी फ्लो चार्ट, यही चीज आपकी क्या है, फ्लो चार्ट है। मतलब यहाँ आपका स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, प्रोग्राम भी कह सकते हो, एल्गोरिथम भी कह सकते हो। यहाँ इनपुट्स दी जा रही हैं, क्योंकि इनपुट्स के लिए ये पैरेललोग्राम, ये तिरछी, ये मतवाजुल इजला कहते हैं उर्दू में, ये वाली जो है वो यूज होती है। मतलब ये यहाँ इनपुट्स हम देंगे कंप्यूटर को, जो हमने इनपुट्स देनी, यहाँ फिर फ्लो आपका नीचे आ जाएगा। यहाँ ये डिसीजन चूंकि सिंबल है, यहाँ कंडीशंस लगी होगी, उस कंडीशन को चेक होगी, जो इनपुट्स आपने दी उस इनपुट्स के एन मुताबिक कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये यस वाले नीचे आ जाएगी, यस ये आउटपुट आ जाएगी, जो भी यहाँ लिखा होगा वो चीज आ जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स है, मीन नो आ रहा है, मतलब फॉल्स के लिए है ये। अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टूडेंट फिर आपकी आउटपुट और आएगी, और आप यहाँ इसकी फ्लो लाइंस आगे इधर जा रही हैं, इसका मतलब दोबारा इनपुट लेगा। दोबारा इनपुट जो आप जब आप दोगे तो फिर जो इनपुट आपने दी है वो चेक होगी, उसमें कंडीशन चेक होगी। अगर वो ट्रू है तो आउटपुट आ जाएगी, अगर वो फिर फॉल्स है तो दोबारा फिर वो आउटपुट इधर आएगी, ट्राई अगेन। इसमें दोबारा आपका फ्लोज आएंगे, इधर आ जाएगी, दोबारा आपको इनपुट देनी पड़ेगी जब तक कंडीशन ट्रू है, ये आपका काम। हाँ, जब कंडीशन फॉल्स है तो ये देखो फॉल्स है, ये काम होता रहेगा, ये रिपीटेडली हो रहा है। जब कंडीशन ट्रू है तो आपका नीचे आउटपुट आ जाएगी, और यहाँ आपका प्रोग्राम या एल्गोरिथम यहाँ रुक जाएगा। तो ये स्टेप्स का जो मजमुआ था जिसे हम एल्गोरिथम कहते हैं, उन्हीं एल्गोरिथम्स को देख के हमने एक फ्लो चार्ट बनाया कि यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ इनपुट्स दी जा रही हैं, यहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, अपना डिसीजंस हो रहे हैं, कंडीशन फॉलो हो रही है, ट्रू है तो ये काम हो जाएगा, फॉल्स है तो ये काम हो जाएगा। सुनो, ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है। ट्रू होने पे और रिजल्ट आता है, फॉल्स होने पे और आता है, ये आपको मैंने पहले बताया। यहाँ स्टॉप हो रहा है कि यहाँ प्रोग्राम रुक गया, एल्गोरिथम या प्रोग्राम स्टॉप हो गया। स्टूडेंट, थोड़ा सा बताना जरूरी था इसलिए मैंने बताया। अब जो मैंने ऊपर आपको यहाँ ये एक एल्गोरिथम छोटा सा मैंने ये करवाया है, स्टेप्स का मजमूए को एल्गोरिथम में क्या था, एक एल्गोरिथम लिखे हैं जो प्रिंट करे गैप्स क्लासेस का को। इसी को अब मैंने देख के इस इस एल्गोरिथम को देख के अब मैंने प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्रामर के लिए बड़ी आसान हो गया कि पहले स्टार्ट करना है, फिर ये प्रिंट करवाना है, स्टॉप करवाना, और कोई काम नहीं करना। तो प्रिंट जो प्रोग्रामर है इन्हीं स्टेप्स को देखेगा, फॉलो करेगा और प्रोग्राम डिजाइन कर देगा। अब जरा देखते हैं कैसे ये प्रोग्राम डिजाइन होना है। जी स्टूडेंट, प्रोग्राम टू कन्वर्ट द अबव, मैंने ना ऊपर वाला जो एल्गोरिथम था उसको मैंने प्रोग्राम की में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या करेंगे, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच,
ये तो हर आना है, हर प्रोग्राम में, चाहे छोटे से छोटा प्रोग्राम है, बड़े से बड़ा, आपने बेटे ये लगाना है। और मैंने बताया था ये डॉट एच हेडर फाइल्स होती हैं और ये स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के लिए। तो हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच यहाँ ना भी लगाएं तो भी गुजार हो जाएगा। तो मेन फंक्शन यहाँ स्टार्ट हो रहा है। मेन फंक्शन की पहचान है कि मेन के आगे ये ब्रैकेट्स छोटी होती हैं, देन ये तिरछी ब्रैकेट यहाँ इसके अंदर ये पूरा ब्लॉक है। ये जो तिरछी ब्रैकेट स्टार्ट होगी स्टूडेंट, यहाँ तिरछी ब्रैकेट एंड हो रही है, पूरा ब्लॉक है। इसमें एक स्टेटमेंट भी आ सकती है स्टूडेंट, 1000 स्टेटमेंट भी आ सकती है। जो जितनी स्टेटमेंट्स आप प्रिंट करवाना चाहे आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया, चूंकि ऊपर एल्गोरिदम एक था, गैप्स क्लासेस को प्रिंट करवाना था, तो मैंने स्टूडेंट लिख दिया। यहाँ देखो ना, प्रिंट एफ फंक्शन लगाया, इसकी जगह आप यहाँ पुट्स फंक्शन भी लगा सकते हो। तो डबल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, इसके अंदर आपने जो भी मैसेज प्रिंट करवाना वो। तो वेलकम टू गैप्स, वहाँ सिर्फ गैप्स था, मैंने यहाँ वेलकम भी अपने तरफ से ऐड कर दिया। तो वेलकम टू गैप क्लासेस, ये चीज़ आपकी प्रिंट हो जाएगी। और जब आप कंपाइल करोगे तो आपका प्रोग्राम यहाँ स्टार्ट लेगा, यहाँ प्रिंट एफ प्रिंट कर देगा, इसको मैसेज है इसको वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो आपने स्टूडेंट ये छोटा सा प्रोग्राम कल भी आपने किए, इसको आपने करना है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आपने यहाँ गैप्स क्लासेस की बजाय आपने 7-8 जो है वो प्रिंट एफ फंक्शन मुख्तलिफ यूज करने हैं, मुख्तलिफ आपने मैसेज प्रिंट करवाने। जैसे कि अपना नाम बताना है, अपने नाम का एक यहाँ प्रिंट करवा लें, ठीक है। यहाँ प्रिंट एफ फंक्शन आप लगा दें अपना नाम, फिर अपने क्लास, ठीक है, अपना रोल नंबर, इस तरह के 5-7 आपकी जो इंटरेस्ट चीज़ें हैं वो चीज़ आप यहाँ इस तरह प्रिंट एफ फंक्शन, मैं यहाँ कॉपी करूँ दोबारा, इधर 3-4 आपने प्रिंट एफ फंक्शन लगा देने। और यहाँ जो वेलकम टू ये लिखा है इसकी जगह आप उसको चेंज कर सकते हैं। और आपने चेंज करना जो कुछ भी लिखना है, मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ, आइए मैं भी शेयर, ठीक है, टीचर ऑफ क्लासेस, जो कुछ भी आप स्टूडेंट यहाँ लिखोगे वो चीज आपकी प्रिंट हो जाएगी। लेकिन ये चीज मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उसी हिसाब से मैंने चलना, मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ, आपने खुद से वो करना है, क्योंकि वो एल्गोरिथम में सिर्फ ये चीज प्रिंट करवाई थी, मैंने वही करवाई, आपने बाकी खुद करनी। जी स्टूडेंट नेक्स्ट चलें। सर टाइम ओवर हो गया। नहीं 4:30 तक जाएंगे स्टूडेंट, हम अभी 5-10 मिनट, 4:30 तक जाएंगे, 5-10 मिनट हमें दें, ये मेरा मुकम्मल हो जाए, बस मैं 5-10 मिनट में कंप्लीट करता हूँ, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये नेक्स्ट एक और एल्गोरिदम है, राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड 10 एंड 20। 10 और 20 को आपने ऐड करवाना है, ऐड मीन सम करवाना है। ऐसा एल्गोरिदम लिखें जिसमें आपने 10 और 20 को ऐड करवाना है, और फिर ऐड के बाद आपने सम भी करवाना है, ठीक है ना, सम भी लेना है आपने। जो ऐड फिर सॉरी उस ऐड या जो आपने किया उसको आपने प्रिंट लेना है। स्टूडेंट बहुत सादा सी बात, स्टेप 1 आपका स्टार्ट होगा। स्टेप 2 में आप, क्योंकि 2 नंबर है ना 10 और 20, एक नंबर को आप ए कह लो, दूसरे को आप बी कह लो। तो ए को मैंने वैल्यू यहाँ असाइन कर दी 10, ये स्टेप 2 हो जाएगा। स्टेप 3 में क्या, बी को आपने वैल्यू 20 दे देनी है, जरूरी नहीं है ए और बी लेना है, इसकी जगह आप एक्स और वाई ले सकते हैं, एम और एन ले सकते हैं, कोई भी यहाँ वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो ए को वैल्यू मैंने 10 दे दी, बी को 20 दे दी, तीसरा स्टेप है। यहाँ 2 वैल्यूज आपने ये जो दी है ना स्टूडेंट, ये इनपुट है। फिर स्टेप 4 में क्या है, सी एक और वेरिएबल मैंने बनाया। यहाँ अगर ये ऐड है तो आप यहाँ ऐड बी, सी की जगह यहाँ ऐड बी लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी, मतलब ए और बी को प्लस करवाया, वो वैल्यू मिल जाएगी सी को। तो 10 और 20 30 वो सी को मिलेगा। अब ये रैम में पड़ा है, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में प्रिंट करवा लूंगा, प्रिंट सी। तो सी में जो भी वैल्यू है वो आपको पता है 30 है, तो वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ स्टेप 6 में क्या, स्टॉप, क्या आपका प्रोग्राम रुक जाएगा। ये भी प्रोग्राम का एल्गोरिदम है, आपने इस तरह का प्रोग्राम बनाना जो ये 6 इस तरह के काम करे, स्टार्ट भी हो स्टॉप भी हो। बाकी 2 इनपुट्स हैं, और दोनों इनपुट्स लेने के बाद वो सम करे, सम करने के बाद वो एक थर्ड वेरिएबल में उसकी वैल्यू जाए, और जिस वेरिएबल में वो वैल्यू गई उसको आप प्रिंट करवा लो। ये इस तरह का आपने स्टूडेंट एक आपने एल्गोरिथम बनाना है। तो ये एल्गोरिथम आप इसको देख के हम अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं, ये देखें। अच्छा वहां तो 3 थे ना, 2 थे, चलो मैं इसको 2 ही ले लेता हूँ।
डी काट देते हैं। स्टूडेंट सी जो है वो ए प्लस बी। जी स्टूडेंट, अब ये प्रोग्राम मैंने बनाया उसी एल्गोरिदम को देख के। studio.h आपको पता है ये तो आना ही आना है। वाइड मेन फंक्शन है। एक बच्ची पूछ रही थी वाइड लगाना है बेटा, ये ना लगा, ये देखो मैं काट देता हूँ। इसका मतलब होता है नल वैल्यू। इधर भी लगा दें इधर भी लगा दें तो ठीक है, नल वैल्यू नहीं तो अभी इसको आप वैसे भी सिंपल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ ये देखें करली ब्रेसेस स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब है यहाँ आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। इंट ए वाओ बी वाओ सी। स्टूडेंट मैंने 3 जी बेटे, एनी क्वेश्चन? इसके आगे ब्रैकेट के अंदर फिर वॉइड लिखा। हाँ यहाँ आप लिख सकते हो, लिख दो तो ठीक है, ना लिखो तो ठीक हो, इसका कोई हर्ज नहीं। इसका मतलब होता है आप ये नल वैल्यू के लिए होता है। ये आगे मजीद मैं आपको बताऊं। ये यहाँ अगर आप वाइड लिखते हो ना शुरू में, इसका मतलब होता है यहाँ आपकी जो रिटर्न वैल्यू है ना वो ब्लैंक आ रही है, नल आ रही है, जीरो आ रही है। लिख दो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी कोई हर्ज नहीं, आपका कंपाइल होता है, कोई एरर नहीं आएगा। स्टूडेंट बढ़िया है बात, ए वो बी वो सी मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। चूंकि प्रोग्राम था कि 2 नंबर्स आपने एंटर करवाने हैं और देन उन 2 नंबर्स को आपने ऐड करके, यहाँ प्रोडक्ट लिखा है वहां ऐड में लिखता हूँ, आपने ऐड करना है और उन को ऐड करने के बाद उनका जो रिजल्ट है वो आपने सेकंड पे शो करना है। पीछे एल्गोरिथम भी हमने पढ़ा, मजीद मैं दिखा देता हूँ। एक नंबर ये लिया, एक ये लिया, देन अच्छा ये सॉरी थर्ड, ये एक नंबर ये लिया ए, एक बी लिया और दोनों को सी के अंदर हमने वैल्यू दे दी, सी को जमा करवाने के बाद फिर उसको प्रिंट करवा लिया। अब इसका हमने प्रोग्राम बनाना, ये बना, मैं आगे चला गया था सॉरी। ये देखें जी मेन फंक्शन इंट ए वो बी वो सी, 3 वेरिएबल ले लिया आपने, एक वेरिएबल ए लिया, एक बी लिया और एक सी लिया। ये 3 वेरिएबल लिए और साथ में आपने इंट लिया। इंट क्या स्टूडेंट, ये डाटा टाइप है और ये ए बी सी ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। आगे टर्मिनेटर लगाना है। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ ये क्या चीज है, तो ये कमेंट्स में लगा रहा हूँ समझाने के लिए। ये है वेरिएबल डेक्लेरेशन, वेरिएबल डेक्लेरेशन। यहाँ वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा रहा है। मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन एक ऐसा बेटा प्रोसेस, इसमें वेरिएबल का नाम और उसकी डाटा टाइप बताते हैं। यहाँ इंट आ रहा है, ठीक है। आगे ए की वैल्यू है जी 10। ये अमल क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे होते हो, उस प्रोसेस को वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ एक वेरिएबल है, यहाँ मैंने डिक्लेयर किया, उसकी यहाँ मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10। तो ये अमल जो है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। और ये लिखना है तो ये 2 फॉरवर्ड स्लैश 2 दफा लगानी पड़ेंगी। इसका मतलब ये कमेंट्स हैं, कंपाइलर इनको इग्नोर कर दे, पड़ेगा नहीं। इसी तरह बी की वैल्यू 20 ले ली तो क्या होगा, रैम के अंदर एक वैल्यू बनेगी, जगह बनेगी ए के नाम से, उसमें 10 वैल्यू आ जाएगी। फिर बी के नाम से जगह बनेगी रैम के अंदर, उसमें 20 स्टोर हो जाएगा। फिर एक और जगह बनेगी सी के नाम से, उसमें ए और बी को जमा करके वो वैल्यू सी के अंदर चली जाएगी। मतलब ए कितना है 10, बी कितना है 20, तो 10 + 20 30 बन जाएगा। वो 30 जो है स्टूडेंट सी के अंदर चला जाएगा। और ये वैल्यूज अभी तक कहाँ पड़ी हैं, रैम के अंदर। कहाँ पड़ी हैं, रैम के अंदर। स्टूडेंट जब भी वेरिएबल्स बनते हैं, डिक्लेयर होते हैं, तो वो रैम के अंदर जगह लेते हैं। कहाँ लेते हैं, रैम के अंदर। यहाँ 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए, तीनों सेपरेट रैम के अंदर जगह बना लेंगे। ए के नाम से लहदा जगह होगी, बी के नाम से लहदा, सी के नाम से लहदा। यहाँ ए की जो जगह है वहां 10 मिल जाएगा ए को, यहाँ वैल्यू बी की 20 मिल जाएगी, और यहाँ सी की जो वैल्यू है वो ए और बी को जमा करने के बाद सी को मिल जाएगी। अब ये रैम में पड़ी है, यहाँ वैल्यू सी की वैल्यू आपको पता है 30 बन गई, रैम में पड़ी है। अब इसको प्रिंट करवाने के लिए हमें प्रिंट फंक्शन लेना पड़ेगा। और यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर डी लगाया है, बटा डी सॉरी फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना है। इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। डी क्यों लगाया है, क्योंकि आप सी की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हो और सी आपका एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर है, जिसकी डाटा टाइप क्या है, इंट है। यहाँ सी भी इंट है, बी भी इंट है, ए भी इंट है। इंट भी डाटा टाइप है, इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा सिर्फ। तो इंटीजर वैल्यू को जब भी बेटे आपने प्रिंट करवाना है तो आपको जरूरी है, आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर डी लगाना पड़ेगा। याद रहे आपने पीछे
फॉर्मेट स्पेसिफायर डी की बजाय आपने यू लगाया था, क्यों लगाया था? तो यहाँ अनसाइंड इंट था, अनसाइंड, उसके लिए आपको यू लगाना पड़ेगा। लिहाजा यहाँ अनसाइंड नहीं है, सिंपल इंट है, तो आपको फिर डी लगाना पड़ेगा। और आप क्या, ये बटन नई वैल्यू, नई लाइन पे वैल्यू प्रिंट करवानी ही है, तो आपकी जो सी की जो वैल्यू रैम में पड़ी थी वो 30 है, वो बेटा आपकी प्रिंट है। सिंपल, ये आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा जी। तो इसके बाद नेक्स्ट है, बस 5-10 मिनट, एक्चुअल मेरा ज़हन था कि मैं 4:30 पे 4:30 मेरा लेक्चर मैंने क्लोज करना है, तो स्टार्ट मैंने जल्दी ले लिया था, सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए कि आपने जो है ना वो बास बच्चों ने काम नहीं किया। तो बहरहाल टॉपिक की तरफ आते हैं। राइट एन एल्गोरिथम टू मल्टीप्लाई 10, 20, 30। एक एल्गोरिथम लिखे हैं जो मल्टीप्लाई करे, ज़रब करे 3 नंबर्स को और प्रिंट करे उनके प्रोडक्ट को। इसका अभी इस पर हम क्या करें, एल्गोरिथम लिख रहे हैं। जब बेटे एल्गोरिथम लिखना है तो हम इस तरह स्टेप्स बनाएंगे, ठीक है। और जब प्रोग्राम बनाना तो हम इन्हीं स्टेप्स को देख के हम आगे प्रोग्राम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो देखते हैं स्टेप 1 में क्या है, स्टार्ट। इस तरह आखिरी स्टेप क्या होगा, ये स्टार्ट है, ये स्टॉप है, ये तो आएगा ही आएगा। स्टेप 2 में क्या है, ए की वैल्यू हम दे रहे हैं कितनी, 10। फिर स्टेप नेक्स्ट क्या है, 3, बी को वैल्यू कितने दे रहे हैं, 20। स्टेप 4 में सी की वैल्यू कितने दे रहे हैं, 30। फिर स्टेप 5 में हम क्या कर रहे हैं, चौथा वेरिएबल जो डी है उसको हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, इसे एस्टेरिक बोलते हैं और यही यूज किया जाता है यहाँ, ए एस्टेरिक बी एस्टेरिक सी। तीनों वैल्यूज 10 ज़रब 20 ज़रब 30 मल्टीप्लाई होगी, वो डी को मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या, आपने उस डी को जो वैल्यूज मिली हैं आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, आपने उस डी को प्रिंट करवा लेना, देन स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये देखो ना, ये 7 स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमारा एक एल्गोरिथम बना। अब ये प्रोग्राम नहीं है स्टूडेंट, बड़ी अहम बात, ये सिर्फ एल्गोरिथम है। इस हमने प्रोडक्ट 3 नंबरों को मल्टीप्लाई करवाना है, उसका प्रोडक्ट लेना है, इसका प्रोग्राम नहीं बना रहे स्टूडेंट, एल्गोरिथम बना। एल्गोरिथम के लिए आप स्टेप्स लगाओगे, सिंपल इंग्लिश यूज करोगे। स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, ए को वैल्यू दे दी, बी को दे दी, आपकी इनपुट्स है, ए बी सी तीनों क्या है, इनपुट्स हो रही हैं। तो एल्गोरिथम मैंने बताया था कुछ इनपुट्स होती हैं, फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है, फिर आपको कुछ आउटपुट्स भी मिलती हैं। तो ये आपको आउटपुट्स मिल रही हैं, इसको आप प्रिंट करवा रहे हो। अब इसी का हमने स्टूडेंट प्रोग्राम बनाना है, देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ चेंजिंग कर दी थी, ये 3 नंबर्स थे, इधर भी 3 नंबर्स, ऐड की बजाय यहाँ मल था, मल्टीप्लाई। ठीक हो गया ये स्टूडेंट। अब 3 नंबरों को क्या करना, राइट अ प्रोग्राम दैट enters 3 नंबर एंड देन मल्टीप्लाई ऑफ दीज 3 नंबर्स एंड शो द रिजल्ट। इसका हमने प्रोग्राम बना लेना है। studio.h, ponyo.h हेडर फाइल्स हैं, ये लगाने जरूरी हैं, लगाएंगे। वायर्ड मेन, वायर्ड ये मेन फंक्शन यहाँ स्टार्ट हो रहा है। इसकी ये पूरा देखो ना, ये चीज 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट है स्टूडेंट, कितनी है, 5 स्टेटमेंट है। तो ये पूरा ब्लॉक है, ये मेन फंक्शन है, ठीक है ना, ये पूरा ब्लॉक है। इस वास्ते ये यहाँ मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ मेन फंक्शन एंड हो रहा है। इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी वो इस मेन फंक्शन की स्टेटमेंट्स होंगी। उसे सी स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, मेन फंक्शन का ब्लॉक भी कहते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट देखिए, इंट ए वाव बी वाव सी, 3 वेरिएबल ले लिए, ए के नाम से, बी के नाम से और सी के नाम से। क्योंकि हमने 3 नंबर बल्कि सी के बजाय कॉमा सी के साथ आप डी चौथा वेरिएबल भी लो। 3 तो नंबर आपने एंटर करवाने हैं और चौथे नंबर में रिजल्ट आपने स्टोर करवाना। तो यहाँ ए बी सी डी 4 वेरिएबल मैंने ले ली हैं और ये किस टाइप के स्टूडेंट, इंट के हैं, इंटीजर है। ये आई छोटा लगाना, बड़ा लगाओगे तो एरर आएगा स्टूडेंट। अब इस प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा, वेरिएबल डेक्लेरेशन, वेरिएबल डेक्लेरेशन स्टूडेंट, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होगा, रैम के अंदर जगह बनेगी स्टूडेंट, ए के नाम से, बी के नाम से, सी के नाम से और डी के नाम से, सेपरेट सेपरेट जगह बनेगी। ए को वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 10, बी को वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 20, सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए प्लस बी, बल्कि प्लस नहीं, आप मल्टीप्लाई स्टेरिक लगाएंगे हम। सी को भी आप यहाँ दे दो, 30 थी 30 देते हैं। देन नेक्स्ट अब मैं यहाँ
A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। अब यहाँ टर्मिनेटर एंड पे लगाऊंगा, तो ये देखो स्टूडेंट, A को वैल्यू 10 मिल गई, B को 20 मिल गई और C को 30 मिल गई। ये तीनों इनपुट्स हैं, ये वैल्यूज मिल गई। अब D जो है वो A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C होगा, तो जो रिजल्ट में जाएगा, तो आप A की जगह उसकी वैल्यू रखें, फिर B की जगह उसकी वैल्यू रखें, फिर C की जगह उसकी वैल्यू रखें। तो 30 ज़रा 20 ज़रा 10 करेंगे तो ये आई थिंक 600 बनेगा। वो किसको मिल जाएगा स्टूडेंट? D को मिल जाएगा। D एक वेरिएबल है, इसको मिल गया। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज थ्री नंबर्स द वैल्यू विल बी गिवन टू द D वेरिएबल। नाउ अभी ये रैम में पड़ी है वैल्यूज, आप क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करवा लेंगे, तो उसके लिए प्रिंटफ फंक्शन लगाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज इक्वल। स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक सेम मेरा मैसेज आप इधर देखो वो प्रिंट हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज इक्वल तक ये आ गया, ठीक है सर जी। मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी, करें क्वेश्चन। सर जी, ये जो आपने इक्वल टू के आगे ये परसेंटेज और डी स्लैश एन कैपिटल डी लिखा है, ये थोड़ा सा रिपीट कर दें। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ना डी बेटा, ये इंटीजर वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए होता है। जब भी बच्चे, आप ये डी क्यों लिखा है यहाँ, मैंने दूसरा वो आ गया, मैं इसको एक मिनट थोड़ा बड़ा कर, अब देखिए ये क्या, ये डी वेरिएबल है बेटा, और ये डी की वैल्यू पड़ी है, ये जरा बी जरा हुआ सी हुआ, तीनों को जरब देने के बाद जो वैल्यू पड़ी है वो डी के अंदर है। अब डी क्या है बेटे? डी एक इंटीजर वेरिएबल है, यहाँ देखें इंट डाटा टाइप है इसकी, इंटीजर वेरिएबल है। जब भी आपने डी को, सी को, ए को, बी को जब भी प्रिंट करवाना पड़ेगा, आपको यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टूडेंट डी लगाना पड़ेगा। डी इंटीजर डाटा टाइप के लिए होता है डी, ठीक है। और बटा एन जो है ना नई लाइन के लिए है, और फिर ये कॉमा क्लोज करके सिंगल कॉमा फिर ये डी, तो डी की जो वैल्यू है उसको वो प्रिंट हो जाएगी। उसकी जगह कितना आ गया स्टूडेंट? 600 आ गया, 6000 सॉरी, ये आ जाएगा। दोबारा देखें, आपने मैसेज क्या जी, अगर हम इधर यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं कि प्रिंट डी जी, तो जी सिंपल हम आगे ये प्रिंट एफ करके प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स डी लिख देते हैं आगे, तो प्रोग्राम रन नहीं होगा? नहीं हो जाएगा, कोई इशू नहीं। नहीं, अगर आप ये चीज नहीं लिखते ना, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर डी नहीं लिखते, तो बेटा फिर रन नहीं होगा, फिर रन नहीं होगा। यहाँ तो इसकी बजाय तो आप बेटा यहाँ सिंपल ये प्रोडक्ट ऑफ जो कुछ इधर आप लिखेंगे ना बेटा, वही चीज इधर आ जाए, वही आपकी आउटपुट में आ जाएगी इधर। फिर ये चीज क्लोज, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इधर करते हो, थ्री नंबर्स, तो वो चीज इधर आ जाएगी। इधर आपने एज नहीं लिखा तो इधर भी एज नहीं आएगा, जो चीज आपने इधर लिखनी है बेटा वही प्रिंट आ जाएगी। हाँ, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर डी जो है ना, ये इस डी की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए आपने लिखा। अब यहाँ देखें, यहाँ 6000 आ गया है, ये 6000 एक्चुअल क्या है? ये डी की वैल्यू है, डी नहीं आया, डी की वैल्यू यहाँ प्रिंट आई है। तो डी की बेटा यहाँ वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर डी लिखना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लिखते तो आपका एरर आएगा, आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। जी, एनी क्वेश्चन? सर जो हमने पहले प्रोग्राम किया था उसमें हमने दो की मतलब सम करवाया था, तो वो तो नहीं लिखा था प्रोडक्ट ऑफ, जैसे थ्री नंबर्स लिखा हुआ है यहाँ पे। वो आपने उसमें हम नहीं लिखा था ना? जी सर, उसमें नहीं लिखा था, इसमें लिखा है ये। एक्चुअल बेटा ये है डी, यहाँ इंटीजर, वहां मैंने एंट नहीं लिखा होगा, या मैंने उसको वो क्लियर नहीं किया होगा। एंट अगर मैंने यहाँ सर मैं ये पूछ रही हूँ कि वहाँ पे वो कौन सा प्रोग्राम कल जो हमने किया उसकी बात कर रहे हैं? नहीं सर, अभी जो किया है सम ऑफ टू नंबर्स। जी जी, अच्छा अभी जो किया हाँ सर, उसमें हमने दो, जी 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 सर उसमें हमने दो नंबर्स का सम किया ना, तो ये देखें सही है, मैं समझ गया। ये देखें, ये आप सी प्रिंट करवा रहे हैं, तो सी के लिए बेटा हमने लगाया तो है फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, लगाया तो है, ये लगाया नहीं, नजर आ रहा है सर? नहीं, वो मैसेज की फॉर्म में कह रही हूँ, जो आपने कोटेशन लिखी है ना कि अच्छा मैसेज कोई मसला नहीं है, मैं समझ, ये आप ना लिखें, ये लो ये मैसेज, आप घबरा रही है, ये मैसेज नहीं लिखें, कोई इशू नहीं, ये ना लिखे। लेकिन ये आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर डी बटन लिखना, ये ना बटन भी ना लिखें,
ये डी लिखना पड़ेगा आपको इस डी की वैल्यू को प्रिंट करवाने के, क्योंकि डी आपका इंटीजर डाटा टाइप है। जब आपने ये कुछ नहीं लिखा तो इधर भी आउटपुट भी बेटा आपकी वैसे ही आएगी, आपका ये कुछ भी नहीं आएगा और सिंपल आपका ये आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 6000। आप समझ आ गई? जी सर। वो तो बेटा मैसेज था, इस डबल कोड के अंदर जो आप मैसेज लिखोगे, जो कुछ भी यहाँ लिखोगे वही आपका आउटपुट में आ जाएगा। लिखना चाहते हो ठीक है, नहीं लिखना चाहते आप ना लिखें। जी